अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा। आप लोग देख रहे हैं वाह पाकिस्तान डिजिटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अखबारात जो है वो बंद होते जा रहे हैं और सहाफ़ियों का माशी कत्ल किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी आबिद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और एक बहुत क्रूशल टॉपिक है कि सहाफ़ियों का जिस तरीके से माशी कत्लेआम किया जा रहा है, और इसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो हमें लाएमल नहीं दिखता जो एक एक तरह से सहाफ़ियों को महफूज करते हैं। आबिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल बहुत ठीक, बहुत अल्लाह शुक्रिया का आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्र। आबिद साहब, पहले तो ये बताएं कि आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इतना टाइम दिया है इंडस्ट्री के अंदर अपनी जर्नी के बारे में पहले हम ऑडियंस को बताएं कि आपने सहाफत में कितने अरसे से और क्या क्या आपने जो है ना वो अप्स एंड डाउन देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी अपने इस स्टूडियो में। देखिए, अगर आप मुझसे मेरा एक सहाफ़ती सफ़र पूछना चाह रहे हैं तो हमारा जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हमारा 1990 का बैच है। तो उसी दौरान जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट था और एमए प्रीवियस का तालिब इल्म था, तो रोज़नामा जंग में मेरी मुलाजमत एज ए ट्रांसलेटर हो गई थी। और वो एक बड़ा छोटा सा इश्तहार था, क्लासिफाइड किस्म का, एक कोने में लगा हुआ, जिसके ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि रोज़नामा जंग के लिए वैकेंसी है। और मैंने जस्ट एक इसलिए उसको अप्लाई किया था कि इस तरह मैं टेस्ट इंटरव्यू दूंगा तो मेरा कोई तजर्बा बढ़ जाएगा और कभी मुस्तकबिल में काम आएगा। तो जब मैंने वो उसके ऊपर एप्लीकेशन भेज दी ऐसी शुगल में पढ़ने के दौरान, तो वहाँ से मुझे जो है वो एक हफ़्ते बाद टेलीग्राम की सूरत में एक दावतनामा आया जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। क्योंकि उस वक्त तो ये सारे जदीद दौर नहीं थे, मोबाइल वगैरह 1990 में, तो ज़ाहिर है टेलीग्राम एक ज़रिया होता था फ़ौरी बुलाने के लिए। तो टेलीग्राम के ज़रिए मुझे बुलाया गया, मैं चला गया वहाँ टेस्ट देने। तो वहाँ मुझसे अंग्रेज़ी की ख़बरों की ट्रांसलेशन कराई गई और शुक्र है अल्लाह का कि वो उसमें मैं पास हो गया। उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे ये टाइमिंग्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा, जो उस वक्त हमारे उस वक्त एडिटर थे जंग के, यूनुस रियाज साहब, तो थोड़ा सा पहले तो वो हिचकिचाए कि आपको हम कैसे रखें, आप कैसे मैनेज करेंगे अपनी स्टडीज़ को, और रात को हमारा देर तक अखबार 2:30-3 बज जाते हैं अखबार के दफ्तर में, और आपके पास कन्वेंस नहीं है, वापस कैसे जाएंगे। तो लेकिन वो इतना जोश और जज्बा था उस वक्त ज़माना तालिब इल्मी का, और जंग अखबार देखकर, मुझे उस बिल्डिंग को देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको ना करूं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये सब मैं मैनेज कर लूँगा, आप मुझे मौका दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो शुरू के 6 महीने मेरे साथ ये होता था कि रात को 2:30 बजे जब कॉपी छपने चली जाती थी, तो अखबार का दफ्तर का दरवाज़ा बंद हो जाता था और मैं बाहर आइया चंडीगढ़ रोड की सीढ़ी पर जाकर उस फुटपाथ पर जाके बैठ जाता था, क्योंकि अब आप दफ्तर में नहीं रह सकते थे। और रात 2:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मुझे बैठना पड़ता था आई चंडीगढ़ रोड के फुटपाथ पर। और क्योंकि 6 बजे एक बस आती थी जो किमाड़ी से मज़दूरों को लेकर, उनके लिए वो बुक थी वो, और वो हमारे इलाके में मलीर में जाती थी, मेमन गोट वगैरह में। तो वो उस बस से और भी अखबार नवीस जो डॉन अखबार से आते थे और जंग के 1-2 लोग, इस तरह उस पट्टी में चूँकि 2-3 अखबारात के दफातर, तो वो सब हम लोग वहाँ जमा हो जाते थे, तो फिर एक साथ उसी से आते थे जो यहाँ के लोग थे। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि जो हमारे आजकल के नौजवान सहाफ़ी हैं वो थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाते हैं और वो ये समझते हैं कि बस हमने बस पढ़ लिया है, एमए की डिग्री ले ली है तो हमें बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए। और अब जब हम हायरिंग करते हैं किसी जगह, तो सबसे पहला सवाल उनका होता है, हमें पिक एंड ड्रॉप देंगे, हमें आप फलां सहूलत देंगे। तो अभी उन्होंने कैरियर शुरू नहीं किया होता और वो फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सिर्फ ये पस मंज़र इसलिए बताया कि कोई इसमें खुदनुमाई की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए बताया कि नए आने वाले लोग जोश और जज्बे के साथ जब आएँ, तो साथ में ये भी अपने साथ अज़्म लेकर आएँ कि शुरू में मुश्किलात होंगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होते चले आएंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर चलते हैं कि जब मैंने वो ज्वाइन कर लिया, ये 1990 की बात है, तो जंग का एक निज़ाम बड़ा अच्छा था। जंग का निज़ाम एक बड़ा अच्छा ये था कि आप मेहनत करते रहें और वो सिला खुद ब खुद देते थे, मांगना नहीं पड़ता था। तो उन्होंने वक्त के ऊपर मुझे प्रमोट करते रहे, मुझे ग्रेड मेरा बढ़ता रहा, मैं ट्रांसलेटर से सब एडिटर हो गया, यानी ग्रेड 3 में आ गया। सब एडिटर के बनने के दौरान ही ज़ाहिर है मुझे उन्होंने सिटी एडिटर का चार्ज भी दिया, वो मैं काफ़ी साल वहाँ पे रहा। उसके बाद 95 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया रिपोर्टिंग में, क्योंकि रिपोर्टिंग में एक जगह खाली हो रही थी। हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी फैज़ुल्लाह बेग साहब, जिनका बाद में इंतकाल हो गया, वो रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जगह फिल करने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया मैनेजमेंट ने कि हम इन हाउस किसी को लेकर आएंगे बजाय बाहर से अपॉइंटमेंट करने के।
तो मुझे उसके लिए मुंतखब किया गया। 95 में मैं एज ए स्टाफ रिपोर्टर ग्रेड 3 में ही रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा बन गया और मुझे बल्दियात और हाउसिंग और ये सारी बीट्स मेरे पास आ गई और इसके अलावा जो बीट्स जो भी मुझे चीफ रिपोर्टर असाइन करते रहे वो मैं करता रहा। फिर उसी स्टाफ रिपोर्टर के दौरान जो है ग्रेड 2 मेरा सीनियर स्टाफ रिपोर्टर हो गया, फिर उसके बाद मैं चीफ रिपोर्टर हो गया ग्रेड 1 में। तो जंग में जो ये 17 साल का सफ़र था यह खुद ब खुद चलता रहा। और अगर आप अब किसी और सवाल में मुझसे बात का पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, और अगर आप अभी पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको जो एंड हमारा हुआ है 4 दिन पहले वहां तक का आप चाहते हैं एंड बताएं कि एंड कैसे हुआ। देखिए एंड का मैं ये बता दूं कि जंग के 17 साल को अगर मैं निकाल दूं अपनी सहाफती उसमें, जहां से हमने बहुत कुछ सीखा और हम खुद ब खुद आगे बढ़ते रहे, हम मेहनत करते थे और इदारा हमें आगे बढ़ाता था, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन फिर मुझे चूँकि शौक़ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त उरूज पे था उन दिनों में, 2006 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2006 और 7 में जो है मुझे ये हुआ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ हमारे दोस्त जो थे वो न्यूज़ 1 टीवी लॉन्च कर रहे थे, उनके साथ टीम के साथ मिलकर ताहिर खान के साथ, उन्होंने मुझे ऑफ़र की। तो मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि मुझे अब अपना प्रिंट मीडिया को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आना चाहिए ताकि मैं नई चीज़ें भी कुछ सीखूँ। क्योंकि इस दौरान में 2006 से कराची यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा ये कमी महसूस हो रही थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक के जो स्टूडेंट्स अगर उनको कुछ बताना पड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरे पास इसके लिए चीज़ें नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ स्विच किया। 3 साल हम न्यूज़ 1 टीवी में रहे। न्यूज़ 1 टीवी को हमने बहुत अच्छे तरीके से चलाया और उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी रही उन दिनों में। और उन दिनों में 12 मई के वाक़यात हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हुआ, GHQ पे हमला हुआ, उनमें हमने बहुत एक आउटस्टैंडिंग उसकी जो थी कवरेज की, हमने आउट क्लास कवरेज की, सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब वहाँ पे तनख्वाहों का मसला आया और मैंने वर्कर्स के तनख्वाहों के लिए आवाज़ उठाई, तो मुझे अगले दिन टर्मिनेट कर दिया गया। और उन्होंने ये नहीं देखा कि हम इसको एक बहुत बड़े इदारे से एज ए चीफ रिपोर्टर वहाँ से मुझे लेकर आए थे यहाँ पे एज ए सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर असाइनमेंट एडिटर, लेकिन उनको मेरी ये बात बुरी लगी कि मैंने वर्कर्स के तनख्वाहों के लिए बात क्यों की और मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो मुझे उसका कोई वो ज़्यादा वो इसलिए नहीं है कि मैंने तो लोगों के लिए अपने से जो मेरा मातहत तबका था, सब एडिटर, कॉपी एडिटर, रिपोर्टर्स, उनके लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, यहाँ उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया और मुझे डॉन टीवी से जो है हमारे एक दोस्त हैं रिफत सईद साहब, उनकी मेहरबानी कि उनको पता चला, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके और कहा कि आप हमसे डॉन टीवी आके बातचीत कर लें और ये हमें ज्वाइन कर लें। और अगले दिन से मैं डॉन न्यूज़ में एम्प्लाई हो चुका था। डॉन न्यूज़ में 2 साल मैंने काम किया। डॉन न्यूज़ में भी कुछ मसाइल ऐसे पैदा हुए कि जिसकी वजह से उन्होंने भी कोशिश की मुझे मेरे रास्ते में ऐसी रुकावटें डालने की, तो मुझे बिलाखिर वहाँ से फिर ख़ुद से रिज़ाइन करना पड़ा कि मैं अब इस माहौल में काम नहीं कर सकता। फिर अल्लाह करना ऐसा हुआ कि वहाँ से रिज़ाइन करते ही जो है मुझे उस वक्त नई बात अखबार आ चुका था, तो उसके एडिटर मकसूद यूसुफ़ी साहब थे, उनको पता चला, उन्होंने उसी शाम मुझे फ़ोन करके कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लें, और मैंने फिर नई बात जो है उसको ज्वाइन कर लिया। मैं भी वहाँ पे 3 महीने शायद गुजरे होंगे कि दुनिया ग्रुप ने अपना जो टीवी दुनिया पूरा ग्रुप है, उन्होंने अखबार लॉन्च करने का फ़ैसला किया हुआ होगा पहले से, तो उसकी टीम उन्होंने बनाना शुरू की। तो फिर इस टीम ने मुझे ऑफ़र कर दी, और चूँकि वहाँ से हमारे जंग के सीनियर एडिटर जो थे अहमद हसन साहब, वो यहाँ आ गए थे एज एडिटर, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। और हमारे दोस्त इमरान अहमद ख़ान वगैरह, उन्होंने कहा कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, तो मैंने फिर इस तरह दुनिया अखबार ज्वाइन कर लिया। लेकिन दुनिया अखबार में से मुझे जो एक गिला और शिकवा है वो ये कि दुनिया अखबार ने 12 साल हमने वहाँ पे काम किया। दुनिया अखबार ने हमें हमारी मेहनत के मुताबिक ख़ुद से कभी प्रमोट नहीं किया और कभी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया। और एक दफ़ा बमुश्किल तनख्वाह में इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब 92 ग्रुप जो है ये अपना अखबार ला रहे थे, 92 चैनल वाले। तो उस वक्त चूँकि हमारी टीम के कुछ लोग मुझ समेत, मुझे भी ऑफ़र थी वहाँ बहुत अच्छी, और हम लोग जाना चाह रहे थे कि हमारी यहाँ पे ना तनख्वाह बढ़ रही है ना प्रमोशन हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया कि हमारे कुछ पैसे बढ़ा दिए गए। अभी वो कुछ पैसे बढ़े ही थे और कुछ अरसा आगे गुजरा था कि कोरोना आ गया। कोरोना में मालिकान के पास फिर एक जवाब आ गया कि जी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, तो उन्होंने हमारी सैलरीज़ पे कट लगा दिया
और किसी की 10%, किसी की 20%, इस तरीके से उन्होंने सैलरीज कम कर दी। वो भी हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलें इस बहाने अगर किसी के रोज़गार किसी को निकाला नहीं जा रहा है और सैलरी कम करके काम चलाया जा रहा है, तो हमने उसको भी एक कड़वे घूंट की तरह उसको पी लिया। लेकिन साथ साथ काम करते रहे, हमने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। ना तरक्की ना मिलने या तनख्वाह ना बढ़ने को कभी हमने काम में अपने कोई रुकावट नहीं बनने दी और काम उसी मेहनत से करते रहे। लेकिन ज़्यादा हमें अफसोस उस वक्त हुआ कि जब अभी गुज़िश्ता जुमेरात को उन्होंने हमें अचानक जो है वो बरतरफी का परवाना पकड़ा दिया कि जी अब हम अखबार के काम को समेट रहे हैं और इसको हम लाहौर से ज़्यादा कोशिश करेंगे चलाने की, और यहाँ पे एक बहुत छोटी सी टीम होगी जो सिर्फ यहाँ कराची की थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करके और वो छपने के लिए दे देगी। तो बहरहाल ये एक फ़ैसला था मैनेजमेंट का, जिनको हमने पहले कोशिश की कि वो उनसे थोड़ी सी डिबेट भी हुई, लेकिन उनका नहीं, हम सारी उसके साथ आए और अब हम नए सिरे से कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने रिपोर्टर्स के लिए ये भी कहा कि हम आपको मौका भी देंगे, बाद में हो सकता है हम आपको टीवी के लिए ले लें वगैरह, इस तरह की बातें की गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस पर कितना अमल होगा। तो बहरहाल ये सारा वाक़या हुआ है पिछले दिनों। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो ये है कि इतना अर्सा आपने सहाफ़त को दिया, ठीक है, जंग में भी काम करा, मुख्तलिफ अखबारात में काम करा, हाँ, यानी कि दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज में देखें तो लोगों का एक होता है कि कोई यानी कोई फैक्ट्री के अंदर कोई काम करता है, कोई पोजीशन पर होता है, कुछ होता है तो वो मेहनत करता है तो उसका एक फ्यूचर जो होता है ना वो सिक्योर करता है, ठीक है। कोई रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उसको रिटायरमेंट मिलती है और कहता है जी मैं आराम से जो ना वो अपना रिटायरमेंट पीरियड अब घर में गुजार। आपने इतना वक्त दिया, यानी कि अब आपकी एक तरीके से टेक्निकली देख रहे रिटायरमेंट की एज पर आप आ गए। रिटायरमेंट की एज पर आने के बावजूद जो है वो आपको जो है, आपने कहा कि अभी रिसेंटली जो अखबारों के क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त सहाफत के अंदर, आपको फारिग कर दिया यानी कि विदाउट एनी प्रायर नोटिस दिए बगैर। रिग्रेट नहीं होता आपको किसी तरह का? देखिए ऐसा मतलब कोई दैट्स होता है, एक एक इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं इंसान की, आपने पूरा एक एफर्ट करी एक पूरे इदारे को खड़ा करने की इस क्रैश से, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि यानी कि सहाफत के अंदर ये बहुत बड़ा एक फुकदान है इस चीज़ का? देखिए बहुत अफसोस हुआ। मकसद ये कि वो जो हमारे लिए लम्हा होता है जब आप किसी को टर्मिनेट कर रहे होते हैं, तो ये कोई छोटा मोटा लम्हा नहीं होता, एक बड़ा आजमाइश वाला पीरियड होता है। और अफसोस इस बात का हुआ कि हमने उस 12 साल में उस अखबार में एक तो मेहनत सबने की, टीम वर्क थी हमारी, और दूसरा ये कि जो एक फैमिली वाला पूरा माहौल हो जाता है। हम घर से ज़्यादा अपना वक्त जो है वो अपने दफ्तर को दे रहे होते हैं, सुबह से लेकर रात तक, कभी दोपहर कभी रात, ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। फिर आप ये देखें कि कराची में किस किस्म के मौसमी हालात, बारिशें रहीं शदीद, या जो स्ट्रीट क्राइम्स का इतना बड़ा इशू है, इन हालात के बावजूद लोगों का वक्त के ऊपर दफ्तर पहुंचना, वक्त के ऊपर अखबार निकालना, ये सारी यानी हकाइक हैं ये। और उन हकाइक को सामने रखते हुए अगर मैनेजमेंट अगर ये यकबैक कोई फ़ैसला करती है तो उसका अफसोस तो होता है कि ऐसी क्या मुसीबत थी या ऐसी क्या क़यामत थी कि आपको पूरा का पूरा स्टाफ जो है निकालना पड़ा। अगर आपको आपके साथ फाइनेंशियल मसाइल थे या कोई मसला था तो आपको जो है वो आप एक डाउन साइजिंग का कोई तरीक़ेकार बना सकते थे और लोगों को ज़हनी तौर पे 6 महीने पहले से 3 महीने पहले से मुख्तलिफ़ क्लास के लोगों को आप बताते रहते कि भाई अब आप 3 लोग जो हैं अपना इंतज़ाम कर लें, हम आपकी ये जो जगह है खाली करना चाह रहे हैं। वो लोग इतनी देर अपने लिए कोई इंतज़ाम करते। इदारे से अटैच रहते हुए जब आदमी कोशिश करता है तो ज़्यादा बेहतर कोशिश होती है। लेकिन जस्ट एक दिन पहले ये कहना है कि जी एक मीटिंग होगी इतने बजे, आप लोग सब लोग आ जाएँ, सब लोग आ गए। कुछ ये उम्मीद लेकर आए कि शायद आज हो सकता है कि इतने दिन से तनख्वाहें जो हमारी नहीं बढ़ रही हैं शायद उसका ऐलान हो। कुछ लोगों ने कहा नहीं आज तो डाउन साइजिंग होनी है, तो ज़्यादातर लोग ये समझते रहे कि नहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो बड़ा काम किया है, तो किसी और का आएगा नंबर। भाई ये सारे इन ख़यालात के साथ लोग जमा थे उस दिन, और जब जमा थे तो पता चला कि सबको ही एक साथ निकाल दिया गया। और निकालने के बाद उन्होंने 3-4 लोगों को कह दिया कि जी अब बाकी जो है आप निज़ाम चलाएँ, और अब जैसा भी निज़ाम चल रहा है वो आप देख रहे हैं 3 दिन से जो अखबार आ रहा है, जो उसका हाल है, जो उसकी क्वालिटी है, तो ठीक है वो उनका फ़ैसला है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, देखने में आ रहा है काफ़ी अरसे से कि सहाफ़ियों का एक माशी कत्लेआम एक तरीके से हो जा रहा है। कभी टीवी पर खबर आती है कि कोई सहाफ़ी जो है वो गुर्बत से जो है खुदकुशी कर ली,
कभी खबर आती है वो कैमरामैन जो है ना वो न्यूज चैनल का वो रक्षा चलाने पर मजबूर है, कभी कोई चाहे यानी कि वो जो है दिखता है कि जो पान का केबिन चला रहा है कोई बंदा सहाफी जो है। सहाफियों की कोई ऐसी सेंट्रलाइज यूनियन कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो पूरे पाकिस्तान के सहाफियों के मसले को कैटर कर सके या सहाफियों के लिए आवाज उठा सके। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने बताया कि आप जो है ना वो प्रमोशन के इंतजार में थे, एक बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें सबको बैठाया और उनको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिए। मतलब ये करना तो कानूनी हैसियत से भी सही नहीं है, लेकिन सहाफियों के साथ ये अमूमन देखने में आया कि ये होता ही रहता है। इस मामले में आप लोगों की जो तंजीमात हैं या सहाफियों की जो कोई यूनियन वगैरह है वो क्या अमल दखल उनका उनका यानी कि क्या स्टांस होता है, क्या अमल दखल है इस मामले में? देखिए, इसमें आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी हैं, मैं उसको दोनों को अलग अलग करके जी कोशिश जी करूंगा बयान करूं। जी जी एक तो आपने जो मिसालें दी कि जिस सहाफ़ियों के माशी हालात, माशी कत्ल और उसके बाद उनका खुदकुशी की तरफ जाना या अपने प्रोफेशन को चेंज करके कोई और प्रोफेशन को अपना लेना, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इसकी वजाहत कर दूं कि देखिए, खुदकुशी तो कोई मसले का हल नहीं है और इस्लाम में हमारे उसमें बिल्कुल हराम चीज़ भी है। कोई अगर खुदकुशी करता है तो ये उसका बिल्कुल एक ज़ाती फ़ेल है, उसको नहीं करनी चाहिए। और अगर जितने भी बुरे हालात हों, देखिए इतने बुरे हालात नहीं हैं खुदा ना खास्ता कि कोई खुदकुशी की तरफ चला जाए। किसी ने अगर ये अमल किया है तो मैं ज़ाहिर है मैं उसके सारे उसको नहीं वाकिफ़ हूँ उसके इस बैकग्राउंड से कि वो इस स्टेज पे क्यों पहुँचा। ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी खुदकुशी के पीछे सिर्फ माशी कत्ल था या उसके घर के दीगर कोई मामलात भी थे। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ना कभी इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हुई है और ना मामले जो हैं आपको पता है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ और ये हौसला देना चाहता हूँ अपने साथियों को, चाहे वो किसी भी अखबार से या मीडिया से मुंसलिक हों, कि खुदा के लिए किसी भी इंतहाई कदम से गुरेज करें और अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि आप एक प्राइवेट मुलाजिम हैं और प्राइवेट मुलाजिम की जो मुलाजमत है वो एक मुआहदे के ऊपर टिकी हुई होती है। एक दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है और जब आप मुआहदा कर रहे होते हैं, चाहे वो ज़बानी है या लिखा हुआ है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस इदारे में काम कर रहे हैं। अच्छा इदारा होगा तो एक रिटर्न मुआहदा होगा और अगर अच्छा इदारा नहीं है तो ज़बानी रख लिया होगा और ज़बानी निकाल दिया जाएगा। मैं अपने इदारे के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि हमारा इदारा एक वेल इस्टेब्लिश इदारा है और हमेशा उसने जब भी एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट उसका रिन्यूअल भी हुआ है, उसके ऊपर साइन भी हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। जब मैं एग्री कर रहा हूँ इस इदारे के साथ कि मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान रहा हूँ और उसके मुताबिक मैं उसको एग्री कर रहा हूँ, तो उसके बाद उनकी तरफ से निकालना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी इसलिए नहीं है कि कानून के तकाजे उन्होंने पूरे किए हैं। जो नोटिस पीरियड बनता है उस नोटिस पीरियड के हिसाब से उन्होंने हमें सैलरी दे दी है और जो और मामला हो सकते हैं वो उन्होंने उसको पूरा किया है, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है उसको अदा किया है। हाँ, मैं इसको गैर अखलाकी इसलिए कहूँगा कि यकजुम्बिश कलम पूरे दफ्तर को साफ कर देना इतने बड़े शहर में, यानी कराची जैसे शहर में जहाँ से आपने 12 साल बैठकर बिजनेस किया, 12 साल बैठकर आपने अपने जो है वो कारीन को अखबार पहुँचाया, जितनी भी आपके कारीन बन सके, और यहाँ आपने एडवर्टाइजमेंट हासिल की इदारों से, बिल्डर से, हुकूमतों से, वो सारा कुछ करने के बाद आपने उसका एक फ़ैसला जो था वो ये किया कि जिन सबको निकाल दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एडिटोरियल साइट से निकालने के बजाय होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ जहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का जो डिपार्टमेंट है, जिसको आप कह रहे हैं कि जी हम माली बहरान का शिकार हैं, तो भाई माली बहरान का शिकार आप जिन लोगों की वजह से हुए थे तो उस माली बहरान को आप वहाँ से हल करें। हमारे पास से आप एडिटोरियल कंटेंट में अगर कोई कमी है तो आप हमसे बात करें। जब आपको एडिटोरियल कंटेंट में कोई कमी नहीं मिल रही है, आप तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी टीम थी, हमें दुख हो रहा है, हम आपको निकाल रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आई। जहाँ तक आपका फिर उससे हम लिंक करते हैं दूसरे सवाल को कि जी अगर ये सारे फैसले इस तरीके से हो जाते हैं तो हमारी एसोसिएशंस क्या कर रही हैं या हमारी जो बॉडीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़, वो क्या कर रही हैं। देखिए, उनके साथ मामला ये है कि जब से अखबारात में या मीडिया में कारपोरेट कल्चर आया, तो कारपोरेट कल्चर आने के बाद जो एक यूनियन का एक कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। सही। और अब इन इदारों में जहाँ पे कारपोरेट कल्चर आ चुका है वहाँ पे अब यूनियन बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो इंटरनल यूनियन हुआ करती थी जिन्हें हम CBA कहते हैं, CBA अब एग्जिस्ट नहीं करती। सही। अगर कहीं हैं तो वो फिर नाम की हैं सिर्फ, वो कोई काम अपना जो है वो कोई बड़ा काम नहीं करा सकती। छोटे मोटे काम अगर अपने ले लें तो एक अलग बात है। बाकी रह गई हमारी वो जो हमारी यूजेज़ हैं, हर शहर में हमारी यूजेज़ हैं सहाफ़ती
जो नुमाइंदों की तंजीमें हैं, और उसके ऊपर एक जो है PFUJ होती है जो पाकिस्तान लेवल पर है, पाकिस्तान जो PFUJ जिसे PFUJ में अब देखिए वहाँ पे भी अब ऊपर जाके PFUJ में 2 ग्रुप हो जाते हैं। एक जो है वो मिनाज बन्ना साहब का ग्रुप कहलाता है और एक जो है वो दस्तूरी ग्रुप कहलाता है। फिर उन्हीं की अपनी अपनी यूजेज हैं, यानी हर शहर की अपनी यूजे है। तो अगर वो KUJ है तो KUJ बन्ना कहला रही है और एक KUJ दस्तूरी कहला रही है। अच्छा। तो अब ये जो KUJ दस्तूर हो जाए या KUJ बन्ना हो जाए, अब ये सारे हैं तो सब आपस में साफ ही, कोई किसी अखबार में या किसी TV चैनल में कहीं ना कहीं वो मुंसलिक है। ऐसा ही है। अब जब ये इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसके बाद एक जॉइंट एक्शन प्रेस क्लब ने कमेटी बनाई हुई है। जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज भी होता है और इस वाक़े के बाद भी मुजाहरा हुआ अगले रोज़ कराची प्रेस क्लब के बाहर। उस पर लोगों ने अपने मुतालबात भी रखे और मुतालबा भी किया कि ये जो है गैर अखलाकी इक़दाम है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत है, जिस तरह के मालिकान अब इस तरह के जो अब फैसले करने लगे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि सहाफ़ती तंजीमें जो हैं ये मुत्तहिद हो जाएं, ये अपनी ग्रुप बंदी ख़त्म कर दें। सही। और बहुत भी इसमें कोशिश होती रही माजी में, सबीउद्दीन गौसी साहब मरहूम जी, उन्होंने कोशिश की कि ग्रुप एक हो जाए। मज़हर अब्बास साहब हमारे बहुत सीनियर साहब की हैं, वो ये कोशिश करते रहे कि ये सारे ग्रुप एक हो जाएँ। और लोगों ने बहुत कोशिश की, अभी बोरी साहब ने कोशिश की, हमारे सामने हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, मकसूद इसी साहब हैं, कि ये सारे ग्रुप एक हो जाएं। सही। लेकिन होता ये है कि जब ग्रुप एक होने लगते हैं तो कोई ना कोई फिर कोई रुकावट डाल देता है। कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद फिर अपनी बना लेता है और अपना एक ग्रुप बनाता है, तो फिर वो अलग अलग नारे लग जाते हैं, अलग अलग मुजाहरे होने लगते हैं, अलग अलग मुतालबात होने लगते हैं। उसकी वजह से जब आपका इत्तेहाद ख़त्म होता है तो फिर ये मालिकान जो हैं इनको अपनी मनमानी करने की एक खुली छूट मिल जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो मालिकान हैं उनको ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि आपके कारोबार में जो नुकसान है, अगर आप ये समझते हैं कि नुकसान है, जिसको हम नुकसान नहीं समझते बल्कि हम ये समझते हैं कि आपके मुनाफे में कमी हुई है, आपके मुनाफे में कमी हुई और आपने उठा के डाउन साइजिंग कर दी, आपने उठा के कोई अखबार ही बंद कर दिया। नवाए वक्त देखें बिल्कुल कराची में जो है इससे पहले बंद हो चुका है, एक लिहाज से देखा जाए अब वो डमी की उसकी हैसियत रह गई है। इसी तरह उन्होंने पूरे स्टाफ को फारिग कर दिया। ख़बरें अखबार के साथ ये हुआ कि वो बंद हो चुका है, मशरिक़ अखबार बंद हुआ, हुर्रियत अखबार बंद, ये सारे जो प्रिंट मीडिया के थे आहिस्ता आहिस्ता ही अपने अपने वक्त पर ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये जो 3 बड़े ग्रुप इस वक्त मार्केट में, 3-4 बड़े अखबार हैं, जंग है, एक्सप्रेस है, दुनिया ग्रुप का दुनिया अखबार है, फिर नई बात है, अब 92 है, ये गिनती के चंद अखबार रह गए। अब ये भी अपने इस किस्म के फ़ैसले करने वाले हैं। जंग अखबार ने अपने सफ़ात में कमी कर दी है, उनके वो ज़ाहिर है उनके पास भी इसका कोई ना कोई जवाज़ है। आगे भी जाके हमें नज़र ये आ रहा है कि प्रिंट मीडिया जो है वो सुकड़ने की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह शायद यही है कि डिजिटल मीडिया और वेबसाइट्स और ये सारे जो यूट्यूब्स और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो ये लोगों को इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया से सारी मिल रही हैं, लेकिन उसमें यह है कि ये जो अनकंट्रोल्ड मीडिया है, ये लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उनके हाथ में गैजेट तो है, उनके पास जदीद एक हथियार तो है कि उसमें वो ख़बर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो ख़बर उनको किसी TV चैनल से या अखबार से नहीं मिली है और जस्ट सोशल मीडिया से है, तो उस खबर की ऑथेंटिसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, 100% ख़तरे में है। सही। यानी वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए कि वो सेंसर्ड के मराहिल से गुजरी नहीं है, यानी वो चेक एंड बैलेंस से नहीं गुजरी। सेंसर्ड से ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है चेक एंड बैलेंस। हम अखबार में या हम TV में जो लोग हैं, जो बड़े TV चैनल्स हैं और जो अखबारात हैं, उसमें पूरा एक निज़ाम है ख़बर को चेक करने का। ये हो नहीं सकता कि कोई ख़बर मेरे पास आए और मैं उसको एज इट इज़ लगा दूँ बगैर उसकी तस्दीक किए। सही। चाहे वो मुझे किसी बहुत ही मोतबर ज़रिए से भी आएगी तो भी मैं उसको एक दफ़ा काउंटर चेक ज़रूर करूँगा। सही। और ठीक है, जो सरकारी हैंडआउट्स होते हैं वो हमें पता होता है, गवर्नर हाउस के ग्रुप हैं या हमारे पास इन्फॉर्मेशन के ग्रुप से ख़बरें आती हैं, तो वो अथेंटिक ही होती हैं हमारे लिए। और इसी दौरान में हमारी उनसे बातचीत भी हो रही होती है PRO से या किसी और से या मिनिस्टर से, हमें पता होता है खबर ठीक है। लेकिन जो खबरें रिपोर्टर ख़ुद दे रहे होते हैं वो बड़े तस्दीकी मराइल से गुजारने के बाद देते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब वो खबर शाया करते हैं। हमारे अपने दफ्तर में, यानी जहाँ भी मैं रहा या कोई भी रिपोर्टर किसी जगह हो, तो हमारी अपनी ड्रॉज जो होती हैं वो सबूतों से भरी हुई होती हैं। यानी पहले हम सबूत हासिल करते हैं, फिर हम खबर को शाया करते हैं, क्योंकि बाद में अगर ख़बर के बाद कोई लीगल मसले आ जाएँ,
कोई हमें लीगल नोटिस आ जाए तो फिर वो हम अपने वकील साहब जो आते हैं हमारे पास, हम उनको उठा के डॉक्यूमेंट देते हैं कि जी ये सबूत है, आप जाके जज साहब को पेश कर दें, तो हमारा मामला जो है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए रिपोर्टर से ज़रा ये लोग खाइफ भी रहते हैं। और अभी दुनिया अखबार में आपने देखा कि हमारे एक रिपोर्टर हमारी टर्मिनेशन से पहले 2 दिन पहले हमारे एक सीनियर रिपोर्टर शम्स केरियो साहब जो गवर्निंग बॉडी के रुकन भी हैं, उनको जो है अचानक जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया गया और सिर्फ उनको 24 घंटे के नोटिस पे जो है वो शोकाज दिया गया, जिसमें 24 घंटे की मोहलत थी। और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी जो माजी की सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, उसके खिलाफ वो खबर का मवाद जा रहा है बकौल उनके। और उन्होंने उसको कोट किया है कि भाई वर्ल्ड बैंक की टीम जो थी वो आई, उन्होंने मौजूदा निगरां वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, यूनुस डागा साहब से, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वगैरह वगैरह। अब इस खबर में अगर कोई चीज़ खिलाफ है, पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ है, यकीनन है, तो आप उसकी वजाहत भी कर सकते हैं। और आप उसकी वजाहत के अलावा आप मकसद कोई भी शोकाज दे सकते हैं, तो वो ऐसा शोकाज हो सकता है जिसमें आप तंबीह कर सकते हैं कि भाई आपकी खबर से हमें ये थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना हुआ, हमें पीपल्स पार्टी ने वजाहत भेजी कि जी ऐसा नहीं था, रिपोर्टर ने जो है वो खबर में एंगलिंग की है, होता है, तो आप उसकी वजाहत मांग लेते और वजाहत हमने जो यहाँ से भेजी थी उसको एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन उस वजाहत को एक्सेप्ट करने के बजाय उनको जो है टर्मिनेट कर दिया। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक अमल था कि आपने एक रिपोर्टर को जो है वो सही से सुने बगैर आपने उसका जो वजाहत ली है, आपने उस वजाहत को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, अगर रिपोर्टर वजाहत में ये कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ, तो इसका मतलब ये कि आपको फर्दर उसके साथ एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं स्टोरी पर कायम हूँ, तो भाई अब आप मजीद हमें ये बताएं। आप अगर 24 घंटे के नोटिस पे आपका तसल्ली नहीं हो रही, तो आप उससे मजीद इंक्वायरी कर लें। फिर दूसरी बात यह कि रिपोर्टर से पहले ऊपर आपको चीफ रिपोर्टर और एडिटर को भी एतमाद में लेना है कि भाई आपके रिपोर्टर ने ये किया है। आपने चीफ रिपोर्टर को तो माइनस कर दिया, उससे तो पूछा ही नहीं, और एडिटर को भी आपने 24 घंटे के नोटिस पे कहा कि जी इस की वजाहत करें कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने भी एक वजाहत अपने तौर पे की कि भाई हम तो कोशिश करते हैं ऐसा ना हो, और अगर हो गया तो हमने वजाहत छाप दी है उनकी तरफ से। लेकिन सारे उज़ुर एक तरफ रख दिए गए और 1-2 दिन पहले आपने एक रिपोर्टर को उठा के टर्मिनेट कर दिया। तो बात वही है घूम फिर कर कि जो अखबारात की मैनेजमेंट हैं, ये इन्होंने अपना एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है और ये लोगों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यानी इनको ये एहसास नहीं होता है कि हमने किसी को अगर हायर किया हुआ है, हमने उसकी खिदमात ली हुई हैं, और अगर उससे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे गलती हुई है तो हम उसको सफाई का पूरा मौका दें। और उस सफाई के मौके में अगर हमें 10% भी ये इम्कान लग रहा है कि हाँ ये कसूर में थोड़ी सी इसमें लचक है, यानी हुई है गलती और मान भी रहे हैं, या 90% गलती और 10% कोई इम्कान है बचने का, तो आप बचने के इम्कान को उसकी तरफ लेके जाएं। आप उसका माशी कत्ल तो ना करें, आप उठाएं और उसको 24 घंटे के नोटिस के बाद आप उसको जो है वो फायर कर दें। तो ये चैनलों ने भी तरीका बनाया हुआ है, ये अखबारात ने ही बनाया हुआ है, और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, अभी आपने जैसे एक बात करी कि सहाफ़त के अंदर मीडिया चैनल्स हैं या अखबारात हैं, इनके अंदर कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है और वो तो नज़र भी आता है। मतलब मीडिया चैनल या अखबारात का जो बिजनेस होता है वो चलता है एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी इनकी इस तरह चलती हैं। अब मसला यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी ज़रा थोड़ा समझाएं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जब कॉरपोरेट कल्चर कहीं पर आ जाता है तो वहाँ पर आपको अपने बिजनेस को बचाना होता है, रादर के आपको सही चीज़ डिलीवर करनी। तो मतलब सहाफ़त में तो एक बहुत थिन लाइन है कि मतलब सहाफ़ी को ऑथेंटिक, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया जब से आया है तो लोगों की रीडरशिप खत्म हो गई, और सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद आपको स्याह भी मिलती है चीज़, सफ़ेद भी मिलती है, फिर वो आप देखते रहेंगे किस तरीके से। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से ये कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, जर्नलिज्म में, तो उसकी वजह से जो है वो हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल अपने आप को सेफ एंड साउंड खेलता है, रादर के लोगों के सामने एक प्योर सच्चाई लेकर आए? देखिए, प्योर सच्चाई वाली बात जो है ये तो अब किस्सा पारी ना हुई। सही। और माजी का जो जर्नलिज़म था, जो माजी की सहाफ़त थी, जो हमारे पास मिसालें अब तारीख़ का हिस्सा हैं, और जो दौर हमने देखा भी नहीं है, ज़ाहिर है जब हम इस दौर में 90s में इस शोबे में दाखिल हुए हैं,
तो उससे पहले की बहुत पहले की बातें हैं। लेकिन जब से अखबारात ने कॉरपोरेट कल्चर से और पहले ज़रा सा पहले ये पहले इसको कारोबारी एक समझा गया, यानी एक मिशन था पहले सहाफ़त, जिसको एक सनत के तौर पर लिया जाने लगा, और उसके बाद इस सनत को बनाने के बाद एक मुनाफेबश कारोबार समझने के बाद फिर इसमें कॉरपोरेट कल्चर को दाखिल किया गया, यानी कॉरपोरेट कल्चर उसका एक सेकंड स्टेप था। तो जब सहाफ़त एक मिशन पीछे रह गया, तो उसके बाद जब ये कमर्शलाइजेशन का दौर आया और इश्तहारात का एक वो पैदा होना शुरू हुआ और एक मार्केटिंग के शोबे बनना शुरू हुए, तो ये देखिए चेंजेस तो आती हैं और इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ये चेंजेस दुनिया भर में आती हैं। पाकिस्तान में भी ये हुआ कि पाकिस्तान में भी सहाफ़त अगर 70s से पहले अगर एक मिशन के तौर पे थी, तो 70s के बाद जो है उसमें एक कमर्शलाइजेशन का दौर आना शुरू हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार स्लो थी। और मीर खलील रहमान मरहूम जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सहाफ़ी और बहुत बड़े इंसान, उन्होंने आप देखें कि जंग अखबार को एक कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उसको यानी उरूज पर पहुँचाया। और जंग अखबार का जो कंट्रीब्यूशन है वो नो डाउट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बहुत अरसे तक जंग अखबार के लिए ये मशहूर था कि ये गैर जानिबदार अखबार है और इसमें कहीं पता नहीं चलता कि किसकी। बाद लोग ये कहते थे जो हुकूमत होती है उसके साथ है, हालांकि ऐसा नहीं होता था। ज़ाहिर है आप जब हुकूमत होती है किसी की तो वो उसकी खबरें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी पूरी काबीना होती है। अगर वो काबीना में आजकल तो खैर फैशन 80 वज़ीरों का हो गया है, लेकिन अगर पहले 20 वज़रा भी होते थे और अगर उसमें से 10 वज़रा ने भी बयान उस दिन दे दिया तो 10 बयान तो उन्हीं के आ गए। तो उर्दू जर्नलिज्म में तो उन्होंने कहा इसका रुझान ज़्यादा बढ़ा, लेकिन ये भी इसलिए रुझान लाना पड़ा अखबारात के मालिकान को कि जब उनको वो जगह देते हैं अपने पास, उनके बयानात छपते हैं, तो अखबार की मकबूलियत में इजाफा होता था। और वो भी ये चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं, उनके सियासी कारकुन हैं, वो हमारे अखबार के तवस्सुत से अपने रहनुमा का बयान पढ़ें। तो बहरहाल ये जब दौर ये आगे चला रोज़नामा जंग का, तो उसके बाद साथ साथ जो उनके कंपटीशन में जो अखबारात थे वो तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए और जंग अखबार जो था वो नंबर 1 हो गया। लेकिन जब इसमें जंग में कॉरपोरेट कल्चर आया और डायरेक्टर्स की एक फ़ौज बिठा दी गई, और उसके बाद जो है साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आने के बाद प्रिंट मीडिया को जो नुकसान पहुंचाया वो ये पहुंचाया कि जो एंकर्स थे उनको तो एक खलाई मखलूक बना दिया गया, और उनके जो सैलरी के पैकेजेस थे वो जंग अखबार के एडिटर की क्या तनख्वाह होगी जो उस वक्त जियो के किसी एंकर की तनख्वाह होगी, और जंग अखबार के एडिटर जो मेहनत करते होंगे उसका अगर आप मवाजना करेंगे तो जो एंकर की मेहनत होगी वो कुछ भी नहीं होगी। तो एक कम मेहनत करने वाले को जो मुआवजा मिला वो ऐसे समझ लें जो आपकी इतनी बड़ी लाइट लगी हुई है और एक आपकी एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। तो वहाँ तो ये हिसाब हुआ कि जो आपने प्रिंट मीडिया का एडिटर था उसके मुआवजे को बहुत थिन रखा, और एंकर्स के जो मुआवजे थे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा रखा। हम कहते हैं ज़्यादा दें, हम तो मना नहीं कर रहे आप ज़्यादा दें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने ज़्यादा रखा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ से पैदा हुई है जब आपने अपने ख़जाने जो थे उनके लिए खोल दिए। बिल्कुल। तो आपके बैलेंस कम होना शुरू हो गए और आपने उसका सारा नज़ला गिरा दिया प्रिंट मीडिया पर। सही। इसलिए कि वो इतने बड़े बन गए जो एंकर्स थे कि वो तो अब किसी के काबू में नहीं थे, और फिर नतीजा क्या निकला कि उन एंकर्स ने भी अपनी अपनी वाबस्तगी सियासी पार्टियों से कर ली। अब आप एंकर से ज़्यादा पार्टी के लेबल के साथ पहचान सकते हैं, क्योंकि जब आप टीवी ऑन करें तो आपको पता होगा आज एंकर ने किसकी जो है क्लास लेनी है और किसकी फेवर करनी है, क्योंकि वो अब एंकर भी गैर जानिबदारी से हट के वन साइडेड प्रोग्राम ही कर रहे हैं इस वक्त। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि लोगों ने टीवी देखना भी छोड़ दिया है, यानी कम हो गया है। यानी अगर आप इस वक्त रुझान देखें तो जो प्रिंट मीडिया के साथ तो चले, एक हमने इल्ज़ाम लगाया कि जी लोगों ने रीडिंग हैबिट्स नहीं थी, अखबार पढ़ना छोड़ दिया वगैरह वगैरह, नौजवान नस्ल आजकल जो है वो बस मोबाइल पे लगी रहती है, अखबार नहीं पढ़ती। तो वो तो इल्ज़ाम अपनी जगह। जो लोग टीवी देख रहे थे वो टीवी देखने का रुझान कम हो गया। क्यों कि टीवी खुद इतना डिवाइड हो गया कि अब लोग कहते हैं मैं इस टीवी को देख के क्या करूँ, इसने तो एक पार्टी के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है।